आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, किसका? बिहार एसआई का, जो आने वाली है एग्जाम, या इसका जो फॉर्म है बिहार एसआई का। और ये प्रैक्टिस सेट बिहार एसआई के साथ साथ बीएसएससी, ठीक है, बीएसएससी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक तरीके से बोलिए तो बीपीएससी के लिए भी। इन सभी को देखते हुए ये सेट हम आपके बीच में दे रहे हैं, ठीक है। आई होप ये सेट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज का ये पहला सेट है, तो बिना बात की देरी किए चलते हैं आज हम लोग सेट पे, और कोशिश करते हैं पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का। और आप देख रहे हैं कौन सा? फॉरवर्ड स्टडी पॉइंट चैनल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भीमबेटका, क्या बोल रहा है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब ये भीमबेटका है कहाँ पे? भीमबेटका याद रखना कहाँ पे है? तो भोपाल, भोपाल के आसपास। भोपाल कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है। और ये पाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन पूछेगा पाषाण कालीन, ठीक है, पाषाणकालीन स्थल है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, भीमबेटका से जुड़ा हुआ जो भी है। चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन ए। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। अब बुद्ध के मृत्यु के पश्चात लगभग 4 हो चुके हैं संगीति, ठीक है। उनमें से बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपको ही पता है किससे? महाकश्यप, ऑप्शन है। अब देखिए, बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो किसके शासनकाल? तो आपको ही पता क्यों? अजातशत्रु के शासनकाल, अजातशत्रु के शासनकाल। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। ये तो गया इसका आंसर। बाकी आपको पता टोटल 4 हुए थे, तो 4 में से 1 बता चुके। बाकी 3 कौन कौन सा? दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। किसके टाइम में? कालाशोक के शासनकाल में। और ये कालाशोक हुआ कहाँ पे था? ये तो वैशाली में, याद रखिएगा, वैशाली में। इसको अध्यक्षता कौन किए थे? तो सावाकामी किए थे। कौन किए थे? सावाकामी। और ये तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 255 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 255 ईस्वी पूर्व में, ठीक। और कौन सा? कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र, पटना में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और किसके? अशोक के टाइम पीरियड में। किसके? अशोक महान के शासनकाल में, ठीक है। मौगलीपुत्र, याद रखिएगा, मौगलीपुत्र 30 इसका पूरा नाम था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। और एक लास्ट है चौथा बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम ईस्वी प्रथम में, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद पता है, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पे? कुंडल वन में, ठीक है। ये कहाँ पे? कश्मीर में। और क्वेश्चन कभी पूछेगा आपको किसकी अध्यक्षता में, तो वसुमित्र, याद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो एक तरीके से याद रखिए, पहला कब हो गया था? तो 483 ईस्वी पूर्व में। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रथम में। दूसरा 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, दूसरा। और तीसरा कब हुआ था? 255 ईस्वी पूर्व में। और चौथा कब हुआ था? तो प्रथम ईस्वी पूर्व में, प्रथम ईस्वी में, सॉरी ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में। तो ये चारों के चारों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राजा है और राज है। प्रदोत कहाँ का राजा था? तो प्रदोत था अवंती का राजा, ठीक है। उदयन के बारे में बहुत बार सुन चुके हो, ये वत्स के राजा थे, ठीक है। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? तो कौशल नरेश के राजा थे, ठीक है। अजातशत्रु कहाँ थे? मगध के थे, तो ऑलरेडी आपको बता चुके, ठीक है।
तो इनके आंसर कौन से हो गए? अब इसमें से देख लिए 3 2 4 1 कौन सा हो गया? 3 2 ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी होता था? तौलमाप का प्रभारी कौन होता था मौर्य काल में? तो कौन होता था? पोताध्यक्ष। कौन होता था? पोताध्यक्ष, ऑप्शन ए। पाण्याध्यक्ष क्या करता था? ये वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था। किसका? वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था। शीताध्यक्ष किसका होता था? ये कृषि विभाग का। किसका? कृषि विभाग का होता था। ठीक है, चलिए। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या होता है? इसमें से ऑप्शन होगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। और वैसे गोपुरम बोलते किसके थे? तो ये याद रखिए, प्रवेश द्वार को बोलते थे। किसको? प्रवेश द्वार को गोपुरम बोलते थे। ठीक है, और ये पांड्य याद रखिएगा, पांड्य राजाओं के शासनकाल के पीरियड का था। पांड्य शासनकाल में ये बहुत फेमस हुआ था। समझ गए बात को? द्रविड़ शैली की मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किया? मतलब नया संवत किसने चलाया था? तो ऑप्शन के हिसाब से लक्ष्मण सेन ने चलाया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन ने कौन सा? लक्ष्मण संवत, अपने नाम पे ही लक्ष्मण संवत चलवाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लक्ष्मण सेन वंश से जुड़ा हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड 1178 से लेकर के कब तक था? 1206। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बाकी ये देवपाल पाल वंश से जुड़ा हुआ है। धर्मपाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको तो बार बार याद होगा एग्जाम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत फेमस है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में। ठीक है, ये धर्मपाल नहीं करवाया था। पुराने विश्वविद्यालयों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी नाम आता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान है, उसका क्षेत्र बोल रहा है कौन सा, और साथ में बोल रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित कौन सा। तो सही सुमेलित कौन सा है देख लेते हैं। बोधगया बघेलखंड, नहीं ये गलत है। ठीक है, खजुराहो बुंदेलखंड एकदम सही है। शिरडी विदर्भ गलत है। नासिक मालवा गलत है। तिरुपति रायलसीमा, हाँ सही है, रायलसीमा ये आंध्रा में और वहीं पे है ये। ठीक है, चलिए तो कौन सा हो गया? 2 और 5 सही है। ठीक है, अब 2 और 5 से तो बाकी देखिए। बोधगया बघेलखंड में नहीं, आपको पता है कहाँ पे है? बिहार के गया में। खजुराहो बुंदेलखंड से है। शिरडी विदर्भ में नहीं है। तो शिरडी विदर्भ में नहीं है तो कहाँ पे? अहमदनगर, याद रखिए कहाँ पे? अहमदनगर में। ठीक है, महाराष्ट्र में। नासिक मालवा में नहीं है, नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। समझ में आ गई? बाकी जो चीज़ मैच नहीं करता था वो बता दिए। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आंसर कौन कौन सा हो गया? ऑप्शन 2 मैच करता और ऑप्शन 5 मैच करता है। तो देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे देखिए। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। और फिरदौसी कौन? महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। किस वंश के शासक ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? अब कौन से वंश के शासकों ने इसमें? तो ऑप्शन में दे रखा है खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। दास वंश या इसको समझ लीजिए गुलाम वंश। दास वंश को ही गुलाम वंश बोलते हैं। ठीक है, तो इन चारों में कौन सा है? तो सबसे पहली बात, जितने भी वंश इसमें दे रखे ये सब के सब दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए। कौन से? दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आपको ही पता है, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए वंश देख करके किस टाइम पीरियड का है या कौन से वंश से जुड़ा हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ ये चारों वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश थे? तो 5 वंश थे। ठीक है, चलिए इनका आंसर वैसे आपको हम बताते हैं, तुगलक वंश होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी अब इसका पूरा कहानी बताते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए, जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश में कौन कौन सा हुआ? गुलाम वंश। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद कौन सा? सैयद वंश, उसके बाद लास्ट में लोधी वंश। ये 5 वंश थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, 5 वंश। गुलाम वंश की 1206 से लेकर के कब तक टाइम पीरियड था? 1290 तक। इन चीज़ों को याद रखिएगा। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का टाइम पीरियड था।
ठीक है। और बाकी तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। समझ गए बात को। सैयद वंश 1414 से लेकर के कब तक, 1450 तक के आसपास रहा था। और लोधी वंश 1450 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है। इसमें से जब आप समय निकालिएगा तो आपको पता चलेगा तुगलक वंश सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक शासन किया। ठीक है, लगभग 94 ईयर्स। समझ गए बात को। लास्ट में लोधी वंश था, तो लोधी वंश का लास्ट शासक कौन था जिसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो। आपको ही पता है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को किसने, बाबर के साथ युद्ध हुआ था, याद है, बाबर के साथ। कब, 1526, ये है ना लास्ट 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और इस पर कौन सा, कहाँ पे हराया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और इस पर कौन सा, मुगल डायनेस्टी की स्थापना करते। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंसर मिल ही होगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। जौनपुर नगर निम्नांकित शासन काल में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर किसके शासन काल में स्थापित किया गया था, तो जौनपुर नगर स्थापित किया गया था तुगलक वंश के शासन। ठीक है, याद रखिएगा। और किसने किया था ये, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जौनपुर नगर के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहरों की स्थापना की थी, नगर का। उसमें जौनपुर तो ही, जौनपुर के साथ साथ कौन सा, क्वेश्चन देखिए घुमा के दे सकता है, शहर का नाम बदल देगा। ठीक है, तो जौनपुर नगर तो था ही, साथ साथ में हिसार भी था। फिरोजाबाद, कौन सा, फिरोजाबाद जो दिल्ली में। ठीक है, फतेहाबाद, फतेहाबाद की स्थापना की थी। और कौन सा, फिरोजपुर, फिरोजपुर, बहुत सारे शहरों की स्थापना की। ये फेमस शहर है, इनके बारे में अभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब के सब फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम, सही काल के अनुसार से कौन सा बैठा हुआ, तो अब देखिए, बाकी देखिए ऑप्शन ए ही है। शंकराचार्य का टाइम पीरियड आपको पता है 788 से लेकर के कब तक का टाइम पीरियड है, 820। ठीक है, इस टाइम पीरियड में शंकराचार्य का टाइम पीरियड है। ठीक है, रामानुज का टाइम पीरियड कब से कब तक का है, रामानुज का 1017 से लेकर के कब तक, 1137 तक, ये रामानुज का टाइम पीरियड माना जाता है। और चैतन्य का टाइम पीरियड कब से कब है, तो 1486 से लेकर के कब तक, 1486 से लेकर 1536 ईस्वी तक। अब देखिए टाइम पीरियड यदि आप पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस राजा या कौन से वंश के आसपास का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम पीरियड जरूर याद रखिए। और याद रखिए ऑप्शन ये तो हो ही गया, आपको मिल गया। ठीक है, ये सीरियली लगा हुआ है। बाकी ये सब के सब सगुन भक्ति से जुड़े हुए थे, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ठीक है, ये कौन सा, सगुन भक्ति, सगुन भक्ति से। एक होता है निर्गुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से ही पूछ लेता है क्वेश्चन कभी, कौन कौन थे। निर्गुण भक्ति से कबीर और कौन, गुरु नानक, ये निर्गुण भक्ति से थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो कौन से, मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा। किस चिश्ती, तो राजस्थान में है ये, तो ये चीज़ याद रखिएगा, राजस्थान के चिश्ती दरगाह पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सम्राट और उसका मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में, ऑप्शन 3। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, तो लाहौर में। और शाहजहाँ का मकबरा आपको ही पता, बहुत फेमस ताजमहल है, तो आगरा में इसकी स्थापना। यदि एक भी इनका याद होता है ना इनमें से आपको, तो आंसर मिल जाता। आप देखिए डी का 2 भी देखते हैं, तो देखते हैं कौन सा है, तो देखिए कौन सा, एक ही में है, ऑप्शन सी में, तो क्या हो गया, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल शासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था, मुगल शासन के दौरान जिला को क्या बोला जाता था, जिला को सरकार बोला जाता था, ऑप्शन डी। और सूबा किसको बोला जाता था, प्रांत को। ठीक है, प्रांत को। चलिए आगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, गुप्त साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा, देखिए गुप्त साम्राज्य, सबसे पहली बात तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में समझ लीजिए। इनका गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 240 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी की टाइम पीरियड है। ये किसका है, गुप्ता डायनेस्टी का। और इसको स्वर्ण युग बोला जाता है, याद रखिएगा, गुप्ता डायनेस्टी को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास का। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्रा, याद रखिएगा। ठीक है, और गुप्ता डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किसने किया था,
तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत से कारण थे गुप्ता डायनेस्टी के पतन होने का। उनमें से एक कारण क्या था? अरब लोगों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे आप। यही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता डायनेस्टी के समय में ही हुआ था। और कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, याद रखनी है। चलिए, इतना ज़्यादा बताने का मतलब है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान नाम से मंत्री परिषद थी। आपको ही पता अष्टप्रधान के नाम से कौन थे? मराठा सब प्रशासन में था। ऑप्शन डी। अष्टप्रधान में कौन कौन से थे? नाम सुन लीजिए। पेशवा 8 थे। कौन कौन थे? पेशवा थे, अमात्य थे, अमात्य अमात्य थे, मंत्री था, इन सब नामों से था। मंत्री, सचिव, मंत्री सचिव, सुमंत, और कौन सा? सेनापति। ठीक है, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ये 8 के 8 थे अष्टप्रधान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, ठगी का दमन, विलियम बेंटिंक, एकदम सही, इन्होंने ही खत्म किया था। विलियम बेंटिंक ने कानून बना के। एल्बर्ट विल, रिपन, एकदम सही बात है। रिंग फेंस की नीति, वारन हेस्टिंग्स, एकदम सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ने नहीं किया था। ये किसने किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। किसने? लिट्टन ने, याद रखिएगा, लॉर्ड लिट्टन ने किया था वर्नाकुलर। तो कौन सा सुमेलित नहीं हो गया? तो ऑप्शन डी। ठीक है, कर्जन के टाइम में क्या होता आपको ही पता, कौन सा? बंगाल विभाजन, 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। ठीक है, तो ये चीज़ जरूरी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि किसके कारण? तो ज्यामितीय क्रम में होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? सुमेलित क्रम में कौन सा? अब देख लीजिए। एनी बेसेंट, यंग इंडिया, नहीं, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया की स्थापना की थी और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया की थी। तो सुमेलित क्रम में थी ये। बीजी तिलक केसरी, हाँ, बीजी तिलक ने केसरी की स्थापना की थी, एकदम सही बात है, केसरी और मराठा। ठीक है, तो ये हो गया सुमेलित क्रम में, तो ऑप्शन सी हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा की नहीं किए थे। मराठा तो कौन किए थे? तिलक जी किए थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना की थी? तो बीजी सुरेंद्रनाथ तिलक बनर्जी, ये द बंगाली नाम से पत्रिका निकालते थे। दी बंगाली, याद रखिएगा, दी बंगाली नाम से ये पत्रिका निकालते थे और भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक थे ये। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी ऑप्शन कौन सा गया? ऑप्शन सी, बीजी तिलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा ज्योति फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना कहाँ हुई? तो महात्मा ज्योति फुले द्वारा किस संगठन? सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी। कब? 1873 में। ठीक है, 1873 में। और याद रखिए, महात्मा ज्योति फुले की गुलामगिरी की पुस्तक बहुत फेमस है। कौन सी? गुलामगिरी। इन चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसमें भारत का वायसराय कौन था? अब भारत, सबसे पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? 25 दिसंबर कब? 1885 ईस्वी को। और स्थापना हुई थी तो हुई कहाँ थी? पहली बार बम्बई के, ठीक है, संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, तो किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड डफरिन था उस समय में। तो डफरिन का टाइम पीरियड कब से कब का? 1884 से लेकर के कब? 1888 का। तो आपको ये याद रखना है, जितने भी क्या बोलते हैं वायसराय थे, उनका टाइम पीरियड, ठीक है, जरूर याद रखिए। इससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम में ये अनुमान लगाने में, ये पता लगाने में आसानी होगी कि कब का किसके टाइम पीरियड में था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसको? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था 1938 में। 1938 में, 1938 में कहाँ पे हुआ था ये? त्रिपुरा में, त्रिपुरा सेशन में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सॉरी, त्रिपुरा ने हरिपुरा में। कहाँ पे? हरिपुरा। त्रिपुरा में भी किए थे और हरिपुरा में भी किए थे। ठीक है, हरिपुरा में 1938 में किए थे और त्रिपुरा में 1939 में किए थे। ये दोनों जगह अध्यक्षता के थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। इतना तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था? मित्र मेला संघ की शुरुआत विनय दामोदर सावरकर ने की थी।
ऑप्शन बी। अभी आजकल काफ़ी दामोदर सावरकर या चर्चा में चल रहे नेताओं की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। मित्र मेला कब स्टार्ट किया गया था? 1899 में। किसके? विनय दामोदर सावरकर द्वारा। चलिए आगे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? जुड़ा नहीं है। तो कौन है? भगत सिंह इसमें से जुड़े हुए नहीं थे। देखिए काकोरी षड्यंत्र केस में याद रखिएगा हुआ था कब? 9 अगस्त को हुआ था 1925 में। ये बात दिमाग में रखिएगा। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन सब का था। इन सब के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। ये सब चंद्रशेखर आज़ाद क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन इसमें शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहड़ी, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार घुमा फिरा के। सचिंद्र बख्शी, ठीक है, और मनमथ गुप्ता, और भी हैं, ठीक है। तो ये सब के सब काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी पार्टी या कौन सी संस्था इससे जुड़ी हुई थी। तो संस्था का नाम याद रखिएगा HRA। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसी का बाद में नाम बदल के रख दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो आंसर मिल गया कौन सा? ऑप्शन सी, भगत सिंह इससे जुड़े हुए नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सरदार हैदर राजा ने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था कौन था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब था? 1914 से लेकर के कब? अब 1918 तक। अब इस टाइम पीरियड में कौन सा लोकप्रिय हुआ था? तो अब इस हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हो। होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन याद रखिएगा, तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी और कौन? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। इन दोनों ने स्टार्ट किया था होम रूल आंदोलन। एनी तिलक जी याद रखिए 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में कहाँ पे? पुणे में। इसके संस्थापक तो होम रूल आंदोलन के। और एनी बेसेंट कहाँ? मद्रास में, ठीक है। तो ये याद रखिए, तो मद्रास में और पुणे में। और दोनों ने मिल करके कब? 1917 ईस्वी में। दोनों ने मिल करके, एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों मिल करके इन्होंने एक ध्वज बना दिया था। एक ध्वज बना दिया था क्या? होम रूल आंदोलन का। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? एग्जैक्ट डेट है 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आंसर मिल गया। बाकी इसके हिसाब से और भी क्या? 1917 में आपको पता है कौन सा है? चंपारण विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? तिनकटिया पद्धति को लेकर के। कहाँ पे? बिहार में, गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं दे सके? असहयोग आंदोलन को समर्थन दिए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक जी ने। लेकिन ये देख नहीं सके। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, ठीक है। 1920 में डेथ हो गई थी, मृत्यु इनकी। तो इनका परिणाम नहीं देख सके थे कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाकी याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक था। अब 22 में खत्म हो गया था चौरी चौरा कांड की वजह से, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को कांड होने की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन पर सभापति? कराची अधिवेशन की बोल रहा था वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, यही कराची अधिवेशन में कब हुआ था? 1931 में। समझ गए बात को? तो 1931 में होता है। इसी में मौलिक अधिकार को लेकर के, मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी मौलिक अधिकार कौन से सेशन में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो ठीक है। चलिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला वाला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये है पे कहाँ पे? तो आपको पता उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। याद रखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये भी उत्तराखंड में, ठीक है। ये चीज़ यादें रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से फसलों पर विचार कीजिए। खरीफ फसल है, तो कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा है इसमें? तो कपास है, मूंगफली है, धान है। ये तीनों को तीनों। गेहूं कौन सा है? रबी फसल। अब बाकी आंसर के हिसाब से कौन सा है? 1 2 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम? तो कौन सा? पहला मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और जी। ये क्या बोल रहा है? घटती उत्पादकता के क्रम में, मतलब बड़े से छोटा के तौर में। तो ऑप्शन बी होगी। आगे देखते हैं। लघु हिमालय स्थित
है मध्य में। अच्छा लघु हिमालय स्थित, अच्छा लघु हिमालय पूछ रहा है किसके मध्य में स्थित है। तो आपको पता, देखिए हिमालयन रेंज को जब आप बांटोगे तो सबसे ऊपर में आता है कौन सा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, हम सीरियली लिख रहे हैं, याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, लघु हिमालय। कौन सा है, लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और शिवालिक हिमालय से लास्ट में कौन सा, उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय। ये 5 के 5 सीरियली है। आप बोल रहे हैं लघु हिमालय मध्य में है, किसका लघु, देख लीजिए बृहद हिमालय या महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक है, लघु हिमालय। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, चलिए लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है मलाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और लेटेराइट मिट्टी पाई कहाँ जाती है, उच्च तापमान जहाँ होता है, उच्च, याद रखिएगा, उच्च तापमान जहाँ पे रहेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, भारी वर्षा जहाँ होगी, कहाँ, जहाँ भारी वर्षा होगी वहाँ मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और ये इलाका कौन सा है, मालाबार तट में, तो याद रखिएगा कर्नाटक का इलाका है। ठीक है, याद रखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, उड़ीसा का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, ठीक है, असम और मेघालय का पठारी वाला इलाका, तो वो वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आपको बता दिए कि यहाँ पे उच्च तापमान होगा, भारी वर्षा होती है। चलिए आगे, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, वन क्षेत्र में तो आपको पता मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे देखते, सबसे बढ़िया कोकरी कोयला, कुकिंग कोयला, कुकिंग कोयला प्राप्त होता कहाँ पे, तो कहाँ पे, झरिया से, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये झरिया है कहाँ पे, झारखंड में। वैसे भी आपको पता झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है। बाकी हिसाब से आपको पता कोयला का प्रकार भी याद रखिएगा। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। ठीक है, पीट कोयला। कोयला 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला। ये 4 कोयले के प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य का, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है गेहूं का, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन, तंबाकू के उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन है, तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा टॉप पे है, ऑप्शन बी। एक सींग वाला गंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, एक सींग वाला गंडा कहाँ पाया जाता है, तो एक सींग वाला गंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है, ऑप्शन बी। और असम में पता ही है कौन कौन सा, मानस उद्यान, ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इन दोनों जगहों में वो एक सींग वाला गंडा के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बोल रहा है। तो अब सबसे पहली बात तो भूमध्य रेखा याद रखिए, इनमें से तो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए याद रखिए, एशिया के द्वीपीय वाले क्षेत्रों से, द्वीपीय वाले देश से होकर गुजरती है। एशिया, अफ्रीका, क्वेश्चन पूछेगा, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका। अब याद रखिएगा भूमध्य रेखा इन 3 महादेशों से होकर गुजरती है, एशिया से, अफ्रीका से और दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पे देखिए मैक्सिको दे रखा है, मैक्सिको कहाँ का, ये आपको पता है उत्तरी अमेरिका का देश है। और अभी आपको हम बताएं उत्तरी अमेरिका देश का कोई ऑप्शन था ही नहीं, कौन कौन सा था, एशिया था, अफ्रीका था और दक्षिण अमेरिका था, तो ऑप्शन बी हो गया। वैसे बहुत सारे देश हैं जो क्या भूमध्य रेखा से होकर के गुजरती है जो, ठीक है, में केन्या तो है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, गेबोन है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतंत्र गणराज्य है, सोमालिया है, ठीक है, मालदीव है, किरिबती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, तो बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, एंडीज पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो कोस्टी यूज को, याद रखिएगा, कोस्की यूज को, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत है। यूरोप की माउंट एल्ब्रूस है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान बोले तो मेटामॉर्फिक। सबसे पहली बात तो चट्टानों को लेकर के याद रख लीजिए, चट्टान 3 प्रकार के, कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान, कौन कौन सा, आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है, दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा कौन सी होती है, कायांतरित चट्टान,
कायांतरित चट्टान, ठीक है। अब ये कायांतरित चट्टान को ही बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक बोलते हो। तो इसमें बोल रहा है मेटामॉर्फिक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा? ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट कौन सा है? आग्नेय चट्टान, ठीक है, तो ये याद रखिए, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सी? पुनपुन नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पछुआ हवाएं, वे हवाएं होती है जो बहती है। पछुआ हवाएं कौन सी हवा होती है? तो पछुआ हवा होती है जो भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? अब संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पता, साल्टो एंजल। ये है कहाँ पे? साल्टो एंजल है आपका वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला देश में, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक? विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? देखिए, इस ऑप्शन का श्रीलंका होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जब से कोरोना पैंडेमिक आया उसके बाद भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। वैसे पुराने हिसाब से देखेंगे तो श्रीलंका सबसे ज़्यादा था। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। जनजातीय क्षेत्र, किर्गिज जनजाति। अब किर्गिज जनजाति कहाँ पे? ये मध्य एशिया में पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पे? मध्य एशिया में। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया को लेकर के, ठीक है। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? कालाहारी, ठीक है, अफ्रीका में। एनू जनजाति जापान में, ठीक है, और कौन सा? बट्टू जनजाति अरब में, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? तो देख लीजिए, 3 4 1 2, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 को फिर से मिलान करना। घास का मैदान, लानोज। लानोज कहाँ पे? लानोज घास का मैदान कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है लानोज। स्टेपी आपको पता है, स्टेपी यूरोप में पाया जाता है। प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड अफ्रीका में, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? आप देख लीजिए, 4 3 1 2, ऑप्शन है। साथ साथ में याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान, ठीक है। चलिए आगे, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता अत्यधिक दोहन कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? 2012 से 17, ठीक है, ऑप्शन बी। पहली कब से कब था? 1951 से लेकर के कब तक? 1956 तक चला था पहला, तो ये चीज याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? रिजर्व बैंक अपने बैंकों का बैंक कार्य करता है। खास साख नियंत्रण रखता है, एकदम सही बात है। मुद्रा का निर्गमन करता है, सही बात है। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है, तो सही। उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, ऑप्शन ई। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, ऑप्शन सी। भारत की 2011 की जनगणना अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या? भारत में लिंगानुपात कितना? 940, 2011 की जनगणना, ऑप्शन बी। संपदा कर बोले तो प्रॉपर्टी टैक्स भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? प्रॉपर्टी टैक्स कब लागू किया गया था भारत में? तो 1957 में, ऑप्शन सी। आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो आर एन मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से, तो ये याद रखिएगा। बाकी बीमार उद्योग से जुड़ा हुआ कौन किसका समिति है? तो गोस्वामी समिति, याद रखिएगा, गोस्वामी समिति, ठीक है। कर सुधार के लिए कौन सा? राजा चलैया समिति, कौन सा? राजा चलैया समिति, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति, ठीक है। आगे चलें, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे भारतीय योजना के? पीसी महालन बिष्ट, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आप क्या बोला? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ? 1956 से लेकर के 61 तक। पहला 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, ठीक है, 5 साल के लिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसमें से वित्तीय समावेशन का उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ऑप्शन सी, ये नहीं। फिलिप्स चक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स चक्र किसके? तो मुद्रास्फीति और अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करता है, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? 2011 के हिसाब से तो बिहार में था, ऑप्शन डी।
कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में कब? भारत के संविधान में कब? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन ए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कितना? आर्टिकल कितना? 36 से 51, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चौथी अनुसूची, चौथी टोटल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची, उसमें से चौथी अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर के चौथी अनुसूची। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आर्टिकल पता होगा आपको, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 से 31 है, ठीक है, 12 से 31 तक। प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या बोला था? संविधान की कुंजी बोलते हैं इसको, प्रस्तावना को, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, समझे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या था? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। बाकी आंसर क्या? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? संघ लोक सेवा आयोग के लिए क्या? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता, ऑप्शन बी। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? दोहरी नागरिकता कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन डी, दोहरी नागरिकता है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो कौन? राज्यपाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार किसके बीच होता है? तो कितना? 1 nm से लेकर के 100 mm के बीच में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में नहीं है बोल रहा, तो कौन सी भाषा नहीं है? तो अब कौन सा है इसमें? भोजपुरी नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी याद रखिएगा, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में अभी के टाइम में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है। पहला 1967 ईस्वी में, सुनते जाइए, 1967 ईस्वी में, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद आया 1992 में, 1992 में, ठीक है। और ये कौन सा? 71वां संविधान संशोधन था, और इसके तहत इन्होंने उड़ीसा, मणिपुरी और नेपाली, याद रखिएगा, उड़ीसा, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। और लास्ट 2003 में समझ के बात को, 92 संविधान संशोधन हुआ था, 92, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत समझ के बात को, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषा को जोड़ा गया था। इन सबको जोड़िएगा तो टोटल 22 भाषाएं हो जाती है। चलिए, संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान का अनुसूची 6 आपको पता है किसमें? मणिपुर में लागू नहीं होता, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है, इन 4 राज्यों में। और ये किससे जुड़ा हुआ है? जनजातीय प्रशासन को लेकर के, ठीक है, तो ऑप्शन डी में लागू नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होता है किसके? राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में सीटें आवंटित जनसंख्या के आधार पर होती है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? प्रेस की स्वतंत्रता आपको पता है 19(1) में दिया गया, किसमें? 19(1) में दिया गया, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बाकी 14वां कौन सा आपको ही पता है कौन सा है? समता का अधिकार, 14 से 18 तक, ठीक है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। 25 से 28 किसको लेकर? धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, ठीक है। 21A में क्या है? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, रैम का मतलब फुल फॉर्म बताइए? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर निम्न मत होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है, ऑप्शन ए। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आपको ही पता है क्यूसेक से क्या होता है? जब बाढ़ आती है, पानी का फ्लो या डैम के सामने उसके मापा जाता है, इसमें क्या होता है? जल के बहाव को मापा जाता है, ऑप्शन सी। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप, तो ठीक है, सूर्य भी एक तारा है, ऑप्शन ए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम कौन सा होता है? बैगनी होता है, ऑप्शन डी। बाकी याद रखिएगा, PIB, ठीक है, GYOR, ठीक है, PIBGO, ऊपर से नीचे मार लीजिए, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा रेड का, सबसे कम वायलेट का, बैगनी का, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन 75 क्वेश्चन का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।